हाय गाइस, here I'm Shrish and you are watching Backbenchers Mindset और आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी टास्क और किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि उस गोल को अचीव ही नहीं करना है, उसे दो चीज़ों के साथ साथ अचीव करना है। पहला कि वो गोल इफेक्टिवली अचीव हो, सेकंड वो गोल एफिशिएंटली अचीव हो। अगर पूरी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो मैनेजमेंट वर्ड को मेनली 3 वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। पहला प्रोसेस, सेकंड है इफेक्टिवली, थर्ड है एफिशिएंटली। ये तीनों वर्ड्स मिलकर पूरे मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स के बारे में हम लोग थोड़ा और डीप जानने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या फिर सीरीज ऑफ फंक्शंस। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि आप मैगी बना रहे हैं तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आप पानी को बॉयल करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप मैगी ऐड करके उसे भी बॉयल करेंगे। थर्ड स्टेप में आप मसाला ऐड करेंगे और आपकी मैगी 2 मिनट में रेडी हो जाएगी, जो कि कभी 2 मिनट में रेडी नहीं होती है। तो आपने ये क्या किया, एक प्रोसेस को अप्लाई किया और आपने अपने टास्क को अचीव किया। सेकेंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी कि अगर आप मैगी को एक डेडलाइन के अंदर बना लेते हैं तो ये काम हो गया आपका इफेक्टिवनेस। थर्ड अगर देखेंगे एफिशिएंसी, यानी कि जो रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जरूरी होना चाहिए, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। यानी कि कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए उन रिसोर्सेज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इट्स वर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। यानी आप लोग किसी भी कीमत पे उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इफेक्टिवनेस में। वहीं अगर एफिशिएंसी में देखें तो आपका पूरा कोशिश क्या होता है कि उस टास्क को आप लोग कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करें। सेकंड, ध्यान देते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। इफेक्टिवनेस आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप लोग इन रिजल्ट को अचीव कर लें टाइम पर। वहीं आपका एफिशिएंसी में ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, जिसके हेल्प से आप अपने कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम रख सकें। थर्ड है मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस में आप लोग कोशिश करते हैं कि जो टास्क कर रहे हैं वो सही हो, लेकिन एफिशिएंसी में आप लोग क्या काम करते हैं, टास्क तो सही हो लेकिन उसको सही तरीके से किया जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज। आप बस इमेजिन करिए कोई एक सिक्का है आपके पास और उसका एक तरफ का जो पोर्शन है उसको पूरा क्लीन कर दिया जाए, तो क्या उस वैल्यू कोई वैल्यू बचेगी उस सिक्के की? नहीं बचेगी। इसी तरह इन दोनों का होना जरूरी है किसी भी टास्क को करने के लिए। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हो तो उस टास्क की कोई वैल्यू नहीं रह जाती कंप्लीट होने के बावजूद। अगर आपको किसी बंदे के बारे में जानना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि उस बंदे का कैरेक्टर क्या है। इसी तरह का मैनेजमेंट को समझना है तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जो है गोल ओरिएंटेड। इट्स एम इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सोसाइटी का वेलफेयर करना या फिर प्रॉफिट अर्न करना, वो भी मैक्सिमम। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, सारे उस गोल को माइंड में रख के किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बन गया, क्योंकि सारे प्रोसेस किस पे, गोल के बेसिस पे हो रहे होते हैं। सेकंड है परवेसिव। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, अगर आपको गुड्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना है तो आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स अ नेवर एंडिंग फंक्शन। जहाँ भी कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब आ जाता है, समझ लीजिए वहाँ एक साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब, जैसे कि आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, फिर मार्केटिंग करेंगे, फिर उसकी सेलिंग करेंगे। सेल कर देंगे, प्रोडक्ट्स खत्म हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर आप उसकी सेलिंग करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ये कभी खत्म नहीं होता। इट्स अ नेवर एंडिंग फंक्शन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ पीपुल।
ये कोई सिंगल आदमी कभी भी मैनेजमेंट को नहीं रन कर सकता, उसे एक टीम चाहिए होती है मैनेजमेंट को रन करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तभी वो अपने गुड्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पूरे कई डिपार्टमेंट्स चाहिए उसके लिए। सेलिंग का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है। सिर्फ सेलिंग अगर कर रहे हो कैसे सेल होगा, अगर मार्केटिंग अच्छे से प्रोसेस कर ही नहीं पा रही तो सेलिंग हो ही नहीं पाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट को एडवर्टाइज आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है, तो घंटा बिकेगा आपका प्रोडक्ट, कुछ नहीं बिकेगा। तो सेलिंग डिपार्टमेंट बैठ गया। ठीक है, मार्केटिंग हो रही है लेकिन सेलिंग वाला काम ही नहीं कर रहा, आप खूब एडवर्टाइजिंग कर दिए लेकिन वो सेल कर ही नहीं रहा है, तो मार्केटिंग का भी कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है, एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह, तभी हम लोग मैनेजमेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। फिफ्थ है हमारा डायनेमिक फंक्शन। आप किसी को डायनेमिक कब कहते हैं, अगर बंदा अपने आप को इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से ढाल ले, उस चेंज में घुल जाए, तो उसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं। हाँ भाई तुम बहुत डायनेमिक आदमी हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे डायनेमिक हुआ, मैनेजमेंट को चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होते हैं उनमें कई चेंजेस आते रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं इन रिलेटेड टू टैक्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी हो सकती हैं, क्या उसके मतलब कंपटीशन वाले क्या कर रहे हैं, एक्सेस एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो हमें भी एक्सेस एडवर्टाइजिंग करनी है। ठीक है, वो अपने गुड्स का प्राइस कम कर रहे हैं तो हमें भी उनके कंपटीशन के हिसाब से अपने गुड्स के प्राइस को कम करना पड़ेगा। हमारे जो गुड्स हैं उसमें जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम हो रहे हैं उनकी प्राइस का क्या हाल चाल है भाई, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को डील करना पड़ता है इन सारे फैक्टर्स को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैनेजमेंट उन सारे चेंज को एब्जॉर्ब करके खुद में चेंज ला रहा है, तो इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को एक डायनेमिक फंक्शन भी कहते हैं। सिक्स्थ है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट के प्रोसेस को फील कर सकते हैं आप, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है वो। जैसे कि आपका मोबाइल, आप उसे टच करते हैं तो मोबाइल आपका एक टेंजिबल प्रोडक्ट बन गया, लेकिन मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसे बस फील किया जाता है, इसके प्रेजेंस को बस फील किया जाता है कि हाँ इनका मैनेजमेंट अच्छा है। सेवेंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल। इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ये 3 मेन एक्टिविटीज के साथ काम करता है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उनका मेन वर्क क्या है, अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना। उसके लिए जितने लोग हैं सब इसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर आप किसी स्कूल में हैं तो उनका मेन काम क्या है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सारे लोग इसी एजुकेशन को प्रोवाइड करने, अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, स्कूल है, आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट को रखना पड़ेगा। कि मैथ्स के लिए आपने एक स्पेसिफिक बंदे को रखा उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अकाउंट्स के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन को रखा उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने किसी को रखा क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आप क्या करें, पीपल्स को मैनेज करने की कौन सा बंदा क्या काम करेगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या हो गया भाई, जैसे कि आप किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कई सारे प्रोसेस होंगे, प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, डायरेक्टिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, कई सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन सारे ऑपरेशंस साथ में जब हो जाएंगे तब आप अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी है। तो हम लोग क्या समझे कि जो सेवेंथ है मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि टोटल 3 मेन एक्टिविटीज़ काम कर रही होती हैं मैनेजमेंट। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी बंदा कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। इसी तरह मैनेजमेंट के पीछे भी कई ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला आता है सर्वाइवल। जैसे ही आप किसी बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं तो सबसे पहला आपका क्या हो जाता है पॉइंट, कि आप सर्वाइव कर पाएँ उस कॉम्पिटिशन में। एटलीस्ट आप जो कॉस्ट आ रही है आपको बिजनेस रन करने में, वो आप रिकवर कर पाएँ अपनी सेलिंग से। जैसे कि आप कोई शोरूम खोले हैं तो शोरूम में इलेक्ट्रिसिटी है, कोई वर्कर वर्क कर रहा है, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है एटलीस्ट ये रिकवर
हो पाए। और जितना ज़्यादा आदमी सर्वाइव करता है तो उतना ही लोग उसको जानते कि हाँ ये आदमी है, ये काम करता है। तो जितना लोग जानेंगे आपको, आपके काम को पहचानेंगे, आपसे ज़्यादा सामान खरीदना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आपकी सेलिंग बढ़ेगी आपको क्या मिलने लगेगा? सेकंड हमारा प्रॉफिट मिल रहा है आपको। धीरे धीरे जितना ज़्यादा सर्वाइवल करेंगे आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, आप उतने ज़्यादा वेल मैनेज्ड होंगे और उसके कारण आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाएगा। ईयर टू ईयर आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा। ये नहीं कि इकट्ठे आपने बिजनेस चालू किया तुरंत प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद एक बूस्ट आएगा प्रॉफिट में और वो प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा। थर्ड है हमारा ग्रोथ। अब प्रॉफिट आ रहा है तो उस पैसे को हम लोग खुद के लिए चलिए यूज़ तो करेंगे, लेकिन उसका एक पोर्शन हम लोग अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? री इन्वेस्ट कर देंगे। तो री इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आप अपनी और ब्रांचेस खोल पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स की और अच्छी एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे, और प्रोडक्ट्स को ऐड किए आप अच्छे वर्कर्स को रख पाएंगे, उनको अच्छी सैलरी दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब किसी की भी पर्सनल नीड्स क्या हो सकती है? सबसे पहला है एडिक्वेट सैलरी। कोई बंदा अगर आपके ऑफिस या बिजनेस में वर्क कर रहा है तो वो चाहेगा कि जितना सबको मिलता है, मान लीजिए अगर कोई अकाउंटेंट वर्क कर रहा है उसको एटलीस्ट मार्केट में 15,000 लोग देते हैं पर मंथ, और आप उसको सिर्फ 10,000 देंगे तो क्या वो अच्छे से काम करेगा? वो बोलेगा 10,000 तो दे रहा है, काम चलाओ, काम कर देते हैं ना। लेकिन आप उसको जब एडिक्वेट सैलरी मतलब जितनी उसको देनी चाहिए उतनी अगर आप देंगे तो वो खुशी खुशी काम करेगा, अपना बेस्ट देगा। ठीक है। सेकेंड है गुड वर्किंग कंडीशन। अगर आप जैसे अभी नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे गर्मियों में आप पढ़ रहे होते हैं और पंखा भी नहीं चल रहा है तो आपको पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको एसी प्रोवाइड कर देते हैं, कूलर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप कंफर्टेबली उसे काम को करते हैं, अपना 100% देना लगते हैं। ठीक है, तो गुड वर्किंग कंडीशन अगर आपको मिलेगी तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और जब आप अपने एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशन देंगे तो वो अपना बेस्ट देगा, और वो अपना बेस्ट देगा तो प्रॉफिट आपको होगा, ग्रोथ आपकी होगी। ठीक है। थर्ड है पीयर रिकॉग्निशन। कोई भी जब ऑफिस में आता है तो वो एटलीस्ट चाहता है कि लोग हमसे अच्छे से बिहेव करें। ठीक है, उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, और अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनको रिकॉग्निशन दीजिए आप कि हाँ भाई ये आज है, इसने सबसे ज़्यादा सेलिंग की, इसने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इसने सबसे ज़्यादा टाइम दिया, तो ये हमारा आज का इस वीक का हीरो। आजकल चलता है ना कि ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द डे चलता है। क्यों होता है? ये पीयर रिकॉग्निशन के लिए होता है, लोगों को अच्छा करने का वो बूस्ट मिलता है इसके लिए। तो ये हमारा हो गया पीयर रिकॉग्निशन। फोर्थ हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या? जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार हम कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं, क्या हम मुझ में कोई डेवलपमेंट आ रही है कि नहीं। होता है ना। जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इनिशियल फेजेस में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे, आप उतना ज़्यादा स्किल सीख पाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी उतनी निखरेगी, तब आज पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग रोज़ टोकते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो काम आदमी तभी करेगा जब उसको लगेगा हाँ भाई मेरी डेवलपमेंट होगी, इससे मेरा प्रमोशन होगा। हम आज अभी नॉर्मल एम्प्लॉई हैं, कल हम सीईओ बन सकते हैं, तो उसके माइंड पे एक सेट है ना कि हमको सीईओ बनना है तो हमको अपना बेस्ट देना है। ट्रेनिंग होगी उसकी, उसको सीईओ बनाना ही नहीं है, उसको सीईओ के लिए ट्रेन भी करते रहना है कि वो ट्रेंड रहे कि कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी होना जरूरी होता है। फिफ्थ है सोशल रिकॉग्निशन। जैसे पीयर रिकॉग्निशन था कि ऑफिस में आपको एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, इसी तरह सोशल रिकॉग्निशन भी है। सोशल इन्वायरमेंट में जो आप जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ बिलोंगिंग्स में जाते रहते हैं आपके घर परिवार में, एटलीस्ट वहाँ पे आपको लोग एक इज्जत की नज़र से देखें कि हाँ रेपुटेटिव एरिया में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सोशल रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मतलब हमारी क्या चीज़ें हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोसाइटी के लिए। हम लोग अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम लोग बिजनेस तभी अच्छे से रन कर पाएंगे जब हम लोग सोसाइटी को भी कुछ देंगे, तभी सोसाइटी हमें जानेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या हो गया? क्वालिटी प्रोडक्ट। जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कॉस्ट कटिंग के लिए आप खराब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे आप कोई फूड मैन्युफैक्चर करें, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ने उसको सेल किया और वो अच्छा है ही नहीं, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, वो बासी है, उसमें कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा वो, तो आपके प्रोडक्ट्स को क्यों बाय करेगा वो।
प्लस वो अगर कंज्यूम करेगा, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा उस प्रोडक्ट को खरीदने तो वो बोलेगा अरे भाई ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, इसे मत खरीदो। तो क्वालिटी प्रोडक्ट समझ सोसाइटी को देना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड है रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी प्रोडक्ट तो आप दे रहे हैं लेकिन रीजनेबल प्राइस पे देना चाहिए। अगर उस बिस्किट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ पे ही आप सेल करेंगे। मतलब एटलीस्ट मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर 10 रुपीज़ के बिस्किट सेल कर रहे हैं तो आप भी उसी दाम पे बेचेंगे। ये नहीं कि 10 रुपये के बिस्किट को 50 रुपये में बेच रहे हैं, एक्सेस प्राइस कर रहे हैं। अगर आप एक्सेस प्राइस करेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं, आपके प्रोडक्ट्स रह रहे सड़ जाएंगे, कोई नहीं खरीदने वाला। ठीक है, तो रीजनेबल प्राइस हमें देनी चाहिए अपने सोसाइटी में। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने बिजनेस सेटअप किया है तो आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। कोई भी बंदा आपके यहाँ एम्प्लॉय की तरह वर्क करेगा तो क्या है, वो सारे लोग जो भी उसके घर में है वो क्या करेंगे, आपसे ही सामान खरीदेंगे, क्योंकि ये बंदा एम्प्लॉय है वहाँ पे, ये अच्छे सामान प्रोवाइड करेगा। होता है ना ये कि मेरा ये दोस्त है वहाँ काम कर रहा है, वो आराम से हमको सब कुछ देगा, फ्री मतलब रीजनेबल रेट पे देगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हमें क्रिएट करनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ हमें टैक्स पे करते रहना चाहिए। टैक्स में कटौती नहीं, जितना आपने अर्न किया गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जितना टैक्स पे करना है आपको वो टैक्स पे करना चाहिए। वही टैक्स क्या होता है, आपकी जो अगल बगल की सोसाइटीज़ वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट होती हैं उसी पैसे से आपके हाईवेज कंस्ट्रक्ट होते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ के पुअर जो लोग हैं उनको वो पैसा मिलता है। तो हमारी इकोनॉमिक वेल्थ में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन और हेल्थ। कहीं ना कहीं जैसे आप लोग देखे होंगे क्लासमेट्स की जो कॉपी होती है उनके पीछे लिखा रहता है कि वो इतना पोर्शन बच्चों के पढ़ाई के लिए देंगे, तो वो उसको ऐड करते हैं, लोग देखते हैं हाँ यार ये प्रोडक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक मोटिव हो गया कि आपको वहाँ के हेल्थ सेक्टर या एजुकेशनल सेक्टर में आप थोड़ा पैसा, आप करोड़ों कमा रहे हैं, छोटा सा पोर्शन दे देंगे तो लोग कहेंगे ना हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, ये पैसा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे बिल गेट्स हो गया, अंबानी हो गया, रतन टाटा हो गया, ये लोग क्या करते हैं, पैसे को दान देते हैं। तो आपके लिए भी इनके लिए क्या है, एक इज्जत बनती है। आप लोग कहते हैं हाँ टाटा के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, टाटा का बिहेवियर अच्छा है। ठीक है, तो ये एक इमेज बनाते हैं ये सारी चीज़ें। आखिरी है इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करिए, आप कम से कम प्लास्टिक्स को यूज़ करिए, कम से कम कोल पेट्रोलियम यूज़ करिए, कोशिश करिए कि सोलर पावर यूज़ करें, हाइड्रो पावर यूज़ करें आप। ठीक है, तो इको फ्रेंडली मेथड्स को हमें यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। अब हम लोग जब मैनेजमेंट के बारे में इतना जान लिए हैं तो हम लोग ईजिली इंपॉर्टेंस तो बता ही सकते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अगर आप कई लोगों को साथ में लेकर किसी काम को कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी उन सारे लोगों का काम एक डायरेक्शन में आप करवा के एक गोल को अचीव कर पाएंगे। वो भले अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन उन सबका मोटिव क्या होगा, उस गोल को अचीव करना, उस गोल के लिए कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है किसी भी ग्रुप एक्टिविटी को करने के लिए जो किसी एक गोल पे फोकस कर रहा होता है। सेकंड है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि मैनेजमेंट का 2 गोल यही रहता है कि वो किसी काम को कंप्लीट करे, किन 2 चीज़ों के साथ, एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। यानी कि वो काम तो कंप्लीट टाइम पे करें, साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट पे करें। ठीक है, बिना क्वालिटी के कोई भी गिरावट किए, मतलब क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप तब भी अपने कॉस्ट को कुछ ना कुछ थोड़ा सा पोर्शन रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए। थर्ड है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ही आपको हेल्प करता है कि आप अपने इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हो, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो रही हो, या फिर रॉ मटेरियल्स के प्राइस में चेंज आ रहे हो, तो इन सारे चेंजेस को कौन एब्जॉर्ब कर पाता है, मैनेजमेंट ही एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसके हिसाब से आप लोग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव अच्छे से कर पाते हैं। फोर्थ है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी ठीक हम लोग थोड़ी देर पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाने थे। क्या थे कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करें, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। देखिए कोई भी जो कंपनी रन कर रहा होता है वो खुद चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दे। कौन नहीं चाहेगा कि मेरा शोरूम टॉप का रहे, शहर में सबसे ज़्यादा अच्छा शोरूम है, लेकिन वो तभी उसे बना पाएगा जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा और ग्रोथ कर रहा होगा।
और ग्रोथ और प्रॉफिट में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है। और जब मैनेजमेंट इन दोनों चीज़ों में हेल्प कर देगा तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी आप अचीव करने में सक्षम हो जाएंगे। लास्ट हमारा हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। हमें कुछ काम करना होता है सोसाइटीज़ के लिए। कोई भी चाहेगा ना कि हम कंट्रीब्यूट करें, देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, सब करना चाहते हैं। लेकिन कौन कर पाता है? जिसके हाथ में पैसा हो, और पैसा वही कमाता है जो मैनेजमेंट सही से अप्लाई करता है। तो वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। और अभी हम लोग ने हाफ चैप्टर कवर किया है। हाफ चैप्टर का जो हम वीडियो जल्दी बन जाएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, साथ बनाए रखिएगा।